हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएसएम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज हमारा सेकंड चैप्टर, हम 6th क्लास की एनसीईआरटी देख रहे हैं। वो भी हमारी नई वाली एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी मैंने आपको शुरू किया, बाकी वह पुरानी वाली मैंने तो करा ही दी है आपको। तो न्यू एनसीईआरटी देख रहे हैं आप, सीटेट के लिए इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो अभी पेपर अपना पैटर्न चेंज करेगा। अभी कराया तो है नहीं, और यहाँ एनसीईआरटी भी चेंज हो गया, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है। तो बीपीएससी के से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, सीटेट में भी पूछ लेगा, तो यही दिक्कत हो जाएगी। जो पढ़ा रहेगा वो कर लेगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। महासागर और महाद्वीपी, देखो महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10 भागों पर व्याप्त है। इसको किसने बोला था? जूल्स वर्न ने 1870 में बोला था इसके बारे में, महासागर के बारे में। आइए हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते। देखो जब हम ग्लोब को लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे घुमाते रहते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं, मतलब कि चंद्रमा से कोई पिक्चर क्लिक किया गया है। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही ये नीला रंग दिखाई देगा भाई। हाँ, जाहिर सी बात है, नीला रंग। देखो ये चंद्रमा से लिया गया, सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है? नीला रंग दिखाई दे रहा है। नीला रंग, ये आपको नीला क्यों दिखाई दे रहा है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, ठीक है। परंतु क्या यह दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगाया होगा। किसको दर्शा रहा है ये? जल को आपको बता रही है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी अधिकांश सतह जल से घिरी हुई। कितना? अधिकांश सतह जो है वो जल से घिरी हुई। आपसे अधिकांश सतह नहीं पूछेगा, आपसे एग्जैक्ट डेटा पूछ लेगा कि कितना है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। कितना? 3/4 भाग जो है ये जल से घिरा हुआ है। इसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कह के पुकारा। मतलब प्यार से उसका कोई निक नेम आजकल सब लोग रखते हो ना, तो ऐसे निक नेम इन्होंने भी रख दिया है। ये 3/4 जल है। ऊपर से देखने पे ब्लू कलर की दिखाई देती है, नीली कलर की। ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जल राशि देखते हैं उन्हें हम महासागर कहते हैं। देखो ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जल राशि देखते हैं हम उसको क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देता है। यह भूमि का रंग है। ये किसका रंग है? भूमि का रंग है, जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर क्या हुआ है? फैला हुआ है। भूमि के बड़े भूभाग को भूखंड कहते हैं। या भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीपी कहते हैं। मतलब देखो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर यह फैला हुआ है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? भूखंड कहते हैं। और भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को क्या कहते हैं? महाद्वीप। हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? आप किसी और से पूछोगे कौन से महाद्वीप में रहते हैं, आपका कोई दोस्त बहुत दूर रहता होगा। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु मानव जीवन भी सम्मिलित है। देखो पृथ्वी की जलवायु निर्माण महासागर महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सारे पहलू ये जो है सब पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जैसे जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, मानव जीवन। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण, जैसा कि हम देखते हैं महासागर महाद्वीप और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध समान रूप से वितरित नहीं है। देखो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध हो गया, महासागर महाद्वीप कुछ भी एक जैसा नहीं है, सब डिफरेंट है ना। ये चित्र 2.2 देखते हैं, परीक्षण करते हैं। यहाँ सभी नीले रंग से महासागर और उनके छोटे छोटे विस्तार है, जैसे सागर की खाड़ी, बे ऑफ गल्फ आदि। ये देखिए, इसको देखिए, समुद्र में जीवन, समुद्र में एनीमोन, तरामीन, प्रवाल भित्ति। देखो प्रवाल भित्ति कितना सुंदर भाई दिख रहा है। स्पर्म हेल, माँ एवं शिशु, ठीक है। स्पर्म व्हेल है और माँ और उसके बच्चे है। शार्क है, डॉल्फिन है, उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति है। शैवाल है, एम्पर पैग्विन है, और ये है बोनेयर समुद्री बोनेयर समुद्री टर्टल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में, परंतु यह जल लवणीय है, खारा एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है। मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए उपयोगी है, बहुत से जीव जो है इसमें नहीं रह सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो अलवणीय मतलब अलवणीय वो पीने पानी लायक है महासागर का जल, लेकिन जो लवणीय है उसमें बहुत नमक, उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी और अलवणीय जल है जो ये पेय वाला, मतलब जिसको हम यूज़ करते हैं, ये बहुत कम हिस्सों में बचा हुआ है। यह हिम नद, ग्लेशियर, नदी, झील, वायुमंडल भूमिगत जल के रूप में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिम नद हो गया, ग्लेशियर हो गया, नदी हो गया, झील, वायुमंडल और भूमिगत जल के रूप में मिलता है। बाकी अधिकांश महासागरों के जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। समुद्री महासागरों में सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित, मतलब जो समुद्री का मतलब कोई चीज़, समुद्री जीव जो महासागर है, सागर में। वनस्पति जगत किसी विशेष क्षेत्र या कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, इसको कहते हैं। प्राणी जगत क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं।
महासागर अभी हमने देख लिया। देखो हम 5 महासागर हमारे हैं, कौन से? प्रशांत महासागर हो गए हमारे, प्रशांत महासागर सबसे पहला, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर अथवा अंटार्कटिका महासागर को अपने देखते हैं। हमने 5 महासागरों के नाम बताए। जैसा कि इस मानचित्र से स्पष्ट है कि वास्तव में अलग अलग नहीं है। देखो इनका हम लोग भले से सीमांकन कर दिए हैं, मतलब कि इसका नाम अलग अलग रख दिए हैं कि दूर दूर है, ऐसा नहीं है। ये पानी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी चीज़ है, कहीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। उदाहरणतः समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता है, मतलब समुद्री जल जो है विभिन्न महासागरों में बहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधा, जीव जंतु की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। ये बात आप लोग समझ रहे हो ना। वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। एक चीज़ और याद रखिए, वनस्पति अभी मैंने आपको समझा दिया है ना, वनस्पति जगत क्या होते हैं, इसमें छोटे पौधे एवं समुद्री शैवाल जो होते हैं वो सम्मिलित हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियां की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव भी शामिल हैं इसमें। इसको भी हम आपको प्राणी जगत भी बता दिया है अभी। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। मतलब ये एक जैसा जीवन नहीं, जैसे हम लोग एक जैसे नहीं, वैसे अलग अलग चीज़, हर चीज़ पाई जाती है। जब हम लोग बोलते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं, तो ऐसे सब चीज़ बराबर नहीं है। ठीक, मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट है कि प्रशांत महासागर बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक। देखो प्रशांत महासागर हमारा देखेंगे तो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? प्रशांत महासागर। ये देख रहे हो ना आप कैसे फैला हुआ है। फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, अटलांटिक महासागर है हमारा। दूसरा हमारा जो हो गया अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। ठीक, इससे आप लोग समझ रहे। तीसरे पे आता है हमारा हिंद महासागर, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पे। दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पे हमारा, और तीसरे पे हमारा हिंद महासागर। और सबसे छोटा महासागर हमारा आर्कटिक है। आर्कटिक ये आप देख लो, सबसे छोटा महासागर है हमारा आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक, दक्षिणी हमारा ये हो गया, हिंद महासागर ये हमारा तीसरे नंबर पे आता है। महासागर और आपदाएं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए चित्रों को देखिए और फिर से अपने आप ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती, कहीं कहीं पे सफ़ेद आकृतियां हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या है? बादलों के विशाल समूह। क्या है वो? बादलों के विशाल समूह। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाले अपेक्षित मानसून वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। देखो हमारा महासागर जो है किसको जन्म देता है? तूफानों को भी। देखो बहुत ज़्यादा जैसे हवा आया, बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ तो अत्यधिक विध्वंसक घटनाएं होती रहती हैं। मतलब कि हवाएं से चक्रवात आता रहता है और सारी जो दिक्कतें हैं वो रहती हैं, दूर दूर तक क्षति पहुंचने लगती है। तो ये सारी जो दिक्कत है एक साथ। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। सुनामी जो है ना, ये भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है जो महासागर के तल से तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिसके व्यापक स्तर पर हानि होता है। ये मतलब तीव्र भूकंप तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। एक चीज़ याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास और भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुई। यह सुनामी इंडोनेशिया से आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु केरल तटीय क्षेत्र में से भीषण रूप से प्रभावित हुआ और जनमान की अत्यधिक क्षति हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा। इस प्रकार सुनामी कभी कभी आती है किंतु अत्यंत विध्वंसकारी होती है। मतलब आती कभी कभी, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से, मतलब कि बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत से घर वर सब टूट ही जाते हैं। बहुत से देश इस प्रकार के पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम करते हैं, मतलब कि पहले से सबको पता चल जाए। विशेषकर भारत समेत बहुत से हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं, जिससे रक्षा करने में पहले से ही पता चल जाए क्या दिक्कत कैसे हो रही है, तो वहाँ से चले जाएँ ये लोगों को हटा दिया जाए। जिन घटनाओं के कारण जान माल की हानि होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। महाद्वीप। देखो महाद्वीप, अब हम महाद्वीपों को देख लेते हैं। महासागरों के मानचित्र 2.3 में भी महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं? हमारे 7 महाद्वीप है, मैं आपको पहले ही बता दे सकती हूँ। हमारी रुचि पर निर्भर करता, कभी हम 4 से 7 के बीच में इसकी संख्या की सूची बना लेते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को समांतर 2 महाद्वीपों में गिना जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को 2 महाद्वीपों में गिना जाता है, अलग अलग। यदि देखा जाए तो एक ही भूखंड है, लेकिन ये अलग अलग हो चुका है, इन्हें एक ही समझा जा सकता है।
यूरोप और एशिया को समांतर दो महाद्वीप माना जाता है, यूरोप और एशिया को। यद्यपि मानचित्र में यह चित्र स्पष्ट दिखाई देता कि वो भी एक ही भूखंड है, लेकिन ये लोग अलग हो गए हैं, ठीक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ है, इसलिए इन्हें दो महाद्वीपों के रूप में देखा जाता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहते हैं वो लोग, यूरेशिया। अफ्रीका और यूरेशिया को समांतर दो महाद्वीप समझा जाता है और कभी कभी एक भी समझा जाता है। जैसे 4 महाद्वीप हो गया, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। 5 महाद्वीप हो गया, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 महाद्वीप हो गया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर 7 हमारा कौन कौन सा हो गया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप हो गया। व्यवहारिक रूप से हम 7 महाद्वीपों की सूची को ही व्यापक रूप से अपनाते हैं और प्रयोग में भी लाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि ओलंपिक का ये रिंग किसको दर्शाता है। तो ओलंपिक का ये रिंग जो है ना हमारे, ये जो हमारा 5 छल्ला जिसको हम बोलते हैं रिंग, ये अब किसको दर्शाता है, हमारे 5 महाद्वीपों को। ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्ले को भी दर्शाता है। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों को एकत्र करने का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, इसको विश्व भर के जितने खिलाड़ियों को हम एकत्र कर लेते हैं। इन छल्लों को मतलब 5 बसे हुए महाद्वीप है, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको चुना गया है। देखो ये उनके वास्तविक आकार को नहीं, सापेक्षिक आकार को दर्शाता भी, आपको पृष्ठ में हम दिखा देंगे आगे। ये रहा हमारा, ये देखिए, ये मतलब दिखा रहा है। द्वीप क्या होता है, यदि आपने इस अध्याय में आरंभ में दिए गए 2 मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपने पाया होगा महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं, भूमि के जो छोटे छोटे भाग है उसको छूट गया हुआ है। चारों ओर जड़ से घिरे भूखंड को द्वीप कहता है। मतलब कि देखो छोटा छोटा जूट बचा हुआ है, चारों तरफ किससे है, ये जल से है। जल से, जैसे मान लो आप ये जल का कलर ही कर लो, ये जल से घिरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, इसको द्वीप कहेंगे। महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। ये भी चारों तरफ से घिरा होता है महाद्वीप, लेकिन आकार में बहुत बड़ा है, इसको द्वीप नहीं कहते। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप हैं। ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन, ग्रीनलैंड है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा है। भारत में 1300 से अधिक द्वीप है। इनमें से 2 प्रमुख द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। 1981 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है, वहाँ पे रहने लायक नहीं है। सफ़ेद सफ़ेद जो होता है ना, आप देखो ग्लोब वगैरह में, वो अंटार्कटिका का ही भाग है। 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया है। भारत का 1983 में पहला सबसे कौन सा है बेस स्टेशन, दक्षिणी गंगोत्री। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। इसे सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दस्तों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध के कार्य किए हैं। महासागर और जीवन हम देखते हैं। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यंत आवश्यक भाग है। भले ही हम ध्यान न दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागर से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, जिसे आप आगे विज्ञान में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जल चक्र का ही तो भाग है। उदाहरणतः महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी, और क्या पूरा सूखा हो जाएगा, बिना महासागरों की बारिश तो हो नहीं पाएगी। यह भी ध्यानतव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर के वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस प्रकार हम महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर सभी प्रकारों के सामान, व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने, भोजन हेतु मछली, मतलब ये कैसे जाएंगे, ये एक दूसरे से नौका वगैरह से ही तो जाएंगे ना। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंती और कहानियों में समुद्री देवता और देवी देव हो गए हैं, समुद्री दैत्यों और समुद्र के कोशों, महासागर के खतरे और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया है। हम विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, 8 जून को मनाते हैं।
आगे बढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जलाशयों को महासागर और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। महासागर आपस में जुड़े होते हैं। महाद्वीपों की विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु समानतः इन्हें 7 महाद्वीपों के रूप गिना गया है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध स्थल भाग अधिक है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व की जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानव गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।